नमस्कार दोस्तों, सी लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी है चार दोस्तों के ऐसे ग्रुप की जिनका सामना होता है एक अभिशाप से। और ये अभिशाप क्या है ये जानेंगे कहानी के अंत में। सो बने रहिएगा, कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार की बात है, चार विदेशी नागरिक एक साथ एक यात्रा पर निकलते हैं। उनके इस यात्रा का मकसद था देश विदेश में घूमकर पुरानी चीज़ों पे रिसर्च करना। वो पुराने खंडहर और इमारतों में जाया करते थे और उसके बारे में शोध किया करते थे। इस चार लोगों की रिसर्च टीम ने अभी तक न जाने कितनी नायाब चीज़ों की खोज की थी, इसलिए इनके इरादे बुलंद थे। वो देश विदेश घूमकर उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते थे जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता था। इसी सिलसिले में वो चारों लोग यात्रा पे एक साथ निकल जाते हैं। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वो लोग भारत पहुँचे। भारत के कई अलग अलग राज्यों में उन्होंने भ्रमण किया और सारी जानकारी इकट्ठा की। इसी सिलसिले में वो पहुँचते हैं कर्नाटका। कहानी को थोड़ा हम फ्लैशबैक में ले चलते हैं। बात उन दिनों की है जब भारत आज़ाद नहीं था। भारत छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था और इन कबीलों के राजा हुआ करते थे। ये सभी राजा अपनी नायाब चीज़ों के लिए भी जाने जाते थे। धन संपत्ति तो समय के साथ साथ ख़त्म होती गई, पर इनकी नायाब चीज़ें कहीं न कहीं गुम होती गईं, जैसे कि मैसूर के इस राजा के साथ हुआ। ये कहानी है 1920 की, जब मैसूर के राजा दमन सिंह हुआ करते थे। दमन सिंह के पास एक पेंटिंग थी। लोग कहते हैं कि राजा इस पेंटिंग से हर रात बात किया करता था। कई इतिहासकारों ने इस पेंटिंग के बारे में अपनी किताब में जो बातें लिखी थी उससे यह पता चल रहा था कि ये पेंटिंग काफ़ी सुंदर और काफ़ी शक्तिशाली भी थी। इसमें कुछ रहस्यमयी शक्तियाँ थीं जिसके बारे में अभी उन्हें भी कुछ खुलकर बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ऐसा कहते हैं कि मैसूर के राजा ने मरते वक्त उस पेंटिंग को कहीं छिपा दिया था, क्योंकि अगर यह पेंटिंग किसी गलत हाथों में लग जाती उससे विनाश तय था। इसलिए राजा ने उस पेंटिंग को कहीं नष्ट करवा दिया था, लेकिन इस बारे में भी कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इन्हीं किताबों के बारे में पढ़कर ये विदेशी नागरिक भारत आए थे, क्योंकि उन्हें इस पेंटिंग के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी थी। लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिससे कि वह उस पेंटिंग तक पहुंच पाएँ। रात काफ़ी हो गई थी, करीब रात के 1 बज रहे थे। चारों लोग आपस में बैठकर यही सोच रहे थे कि आखिर वो पेंटिंग कहाँ गई, और अगर इतिहास में इस बात का जिक्र है तो यह बात गलत भी नहीं हो सकती थी। इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया कि कल सुबह वो उस राजमहल में जाएंगे जहाँ पे वह पेंटिंग आखिरी बार देखी गई थी। सुबह 9 बजते ही विदेशी नागरिक राजमहल की तरफ बढ़ चलते हैं। राजमहल इतना बड़ा था कि उसकी सभी चीज़ों को अच्छे से देख पाना एक दिन में तो नामुमकिन था। इसलिए इन्होंने फैसला किया कि वह एक रात इस राजमहल में ही गुजारेंगे। उन्होंने आसपास के लोगों से इस राजमहल के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। लोगों ने जो बताया उससे उनकी जिज्ञासा और भी ज़्यादा बढ़ गई। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक उनके हाथ में वो पेंटिंग नहीं लगी जिसके लिए वो इस महल में आए थे। वो महल का हर एक कमरा और हर एक जगह अच्छे से देख रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ भी उनके हाथ में नहीं लगा। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए इन चारों ने वापस लौटने का फैसला किया। ये चारों वापस लौट ही रहे थे कि चार्ल्स के हाथ में पकड़ी हुई IVR मशीन की लाइट ऑन हो जाती है और वो तेज़ तेज़ बीप की आवाज़ करने लगती है। यह बीप की आवाज़ महल के सन्नाटे को चीर रहा था। इन लोगों में अब अचानक से एक उम्मीद जग गई। IVR एक प्रकार का रिसर्च मशीन है जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में जानकारी देती है। इसके साथ साथ ही वह गड़ी हुई धन संपदा और लौह खनिज पदार्थों की भी सूचक है। IVR मशीन का सिग्नल दीवार की तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा था, इसलिए वो लोग दीवार के पास पहुंचते हैं। दीवार के पास पहुंचने पे IVR का सिग्नल और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इससे इन लोगों में यह उम्मीद जग जाती है कि इस दीवार में कोई चीज़ दबी हो सकती है।
सभी उस दीवार को तोड़ने का प्रयास करते हैं और अपने अपने बैग से उस दीवार को तोड़ने के लिए सामान निकालने लगते हैं। काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद वो लोग दीवार के कुछ हिस्से को तोड़ पाते हैं, लेकिन अभी भी उनके सामने ना ही कोई पेंटिंग थी और ना ही कोई गड़ा हुआ खजाना। ऐसे में उन्हें डर लग रहा था कि कहीं उनकी घंटों की मेहनत बर्बाद ना हो जाए। वो लोग दोबारा से आईआरओ मशीन को दीवार के पास ले जाते हैं। आईआरओ मशीन का सिग्नल काफ़ी तेज़ आ रहा था, इसलिए यह तो कंफर्म था कि कुछ न कुछ तो है, लेकिन उसे ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था क्योंकि दीवार एक तो बहुत मोटी थी, ऊपर से अंधेरा काफ़ी हो गया था और उनके पास कुछ ऐसी साधन भी नहीं था जिसकी मदद से वो आसानी से उस दीवार को तोड़ पाए। खैर, जैसे तैसे उन्होंने दीवार को तोड़ा। उनके सामने एक संदूक दिखाई दिया। संदूक को देखते ही मानो उनकी आंखों में एक चमक सी दौड़ने लगी। यह उनको पूरी तरीके से विश्वास हो चुका था कि कहीं यह जादुई पेंटिंग इसी में तो दफन नहीं है। संदूक के ऊपर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। उन्होंने पहला हथौड़ा उस ताले पे दे मारा। हथौड़े की चोट से वो ताला टूट जाता है और संदूक से निकलती है वही पुरानी पेंटिंग। पेंटिंग इतनी बड़ी थी कि चारों लोग भी उसे सही से बाहर नहीं ले जा पा रहे थे। जैसे तैसे करके वो उस बड़ी सी पेंटिंग को हॉल में लेकर आते हैं। उसकी साफ सफाई करके जैसे ही टॉर्च से उस पर प्रकाश डालते हैं, उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। यह एक बेशकीमती पेंटिंग थी। इस पेंटिंग में उपयोग किए गए हीरे और पन्ने इस तरह से चमक रहे थे मानो सितारे जमीन पे आ गए हों। ये सब देखकर इन चारों ही विदेशी नागरिकों को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन तभी उनका आईआरओ मशीन तेज़ी से बीप करने लगा और वो और भी तेज़ी से बीप करता जा रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा था। आईआरओ मशीन बार बार दिशा चेंज कर रहा था, मानो कोई आत्मा उनके आसपास घूम रही हो। जब तक उन्हें कुछ समझ में आता, पेंटिंग उनके हाथ से छूट जाती है और पेंटिंग जाकर दीवार पर लग जाती है। तभी ज़मीन पर पड़ा हुआ टार्च घूमकर उस पेंटिंग की तरफ जल जाता है। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इनके साथ ये क्या हो रहा है। अचानक से पेंटिंग उड़ती है, दीवार पे चली जाती है और अब उसमें कुछ हलचल हो रहा है। वो लोग वहाँ से भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, वह पेंटिंग उनके सामने आ जाती है और उसमें से उन्हें तेज़ हंसी सुनाई देने लगती है। यह हंसी इतनी तेज़ थी कि मानो पूरा राजमहल ही गूंज रहा था और कुछ ही देर में उन चारों की वहीं पे हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। सुबह इन चारों की मौत की खबर आसपास के लोगों को मिलती है। लोगों को समझ में आ जाता है कि ये सब उस शापित पेंटिंग का ही नतीजा है, क्योंकि जो भी राजमहल में उस पेंटिंग की तलाश में आया है कभी भी जिंदा वापस नहीं गया। ऐसे में ये सवाल उठता है कि ये लोग चोरी छुपे कैसे अंदर आ गए और इनको अंदर आते हुए किसी ने क्यों नहीं देखा। खैर दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी काम को करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नई कहानी में।